नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे जासूसी की, हम बात करेंगे फोन टैपिंग की, हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के खतरे की। पैगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भले ही कहें कि इसकी क्रोनोलॉजी को समझें, गृह मंत्री भले ही देश को ये नहीं बता पा रहे कि जासूसी हुई या नहीं, सरकार भले ही ये बता रही हो कि ये लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन उनके इस तर्क में दम नहीं दिखता। विपक्ष मामले की जांच की मांग कर रहा है और विपक्ष पूछ रहा है कि जासूसी किसने की। सरकार कहती है कि जासूसी नहीं हुई। दरअसल इस कांड का खुलासा अकेले भारत में नहीं हुआ। मामले की जांच 10 देशों के 17 मीडिया हाउसेस से जुड़े 80 पत्रकारों ने की। इस दौरान पेरिस के एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स का पता लगाया जिन पर पैगासस से हमला किया गया। सवाल यह है कि पैगासस सिर्फ सरकारों से डील करता है तो भारत में फोन टैपिंग किसने कराई? क्या ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर जासूसी करे, हमारे राजनेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों पर नजर रखे, ये निजता का हनन नहीं है क्या? क्या किसी को बिना बताए फोन टैपिंग करना और डेटा चोरी करने आईटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है क्या? महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही 6 मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में राज्यसभा में सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद जारी रही, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष सरकार से जानना चाहता है कि क्या भारत सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ से जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा था, और अगर नहीं तो भारतीयों का फोन हैक कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी का दावा है कि वो जांची परखी सरकारों को ही अपना ये पैगासस सॉफ्टवेयर बेचती है। कंपनी का ये दावा है कि वो इजरायली सरकार से रजामंदी के बगैर तकनीक दूसरे देशों को नहीं बेचती। ऐसे में मामले को काफी संगीन माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर इसके उलट पता चलता है कि इस मामले में सरकार है तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कानून सरकार केवल राष्ट्र सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर फोन टैपिंग की इजाजत देता है। ये अवैध है। This is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government. In these circumstances, the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. If, on the other hand, it turns out it is our government and it is authorized, they need to explain under what consideration it's authorized, because the law only permits interception of communications for issues of national security or the commission of a crime. That is, to prevent the commission of a crime, like a terrorist crime. Otherwise, it is illegal. विपक्ष सरकार पर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कह रही है, सरकार इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस और शिवसेना ने मामले की जांच संसदीय समिति से कराने की मांग की है। ये तो हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर हमला बोला जाते हैं, हमारे आजादी के ऊपर, हमारे निजता के ऊपर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और साथ साथ ओथ ऑफ ऑफिस जो होते हैं सरकार की, इसके लिए सरकार जो शपथ लेते हैं उसका भी ये खिलाफत है। तो हम चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर एक जुडिशियल जांच की जरूरत है। ये तो किंडरगार्टन के लोगों को भी ये समझ है कि पैगासस का पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने आरोप लगाया था, उस महिला का भी फोन हैक होना मामले की गंभीरता को उजागर करता है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। देश के तमाम बड़े पत्रकारों का नाम इसमें है, तमाम नेताओं का नाम है, और अब तो जजेस का नाम है। तो बचा कौन है फिर इसमें? और लिस्ट बहुत लंबी है, अभी किसके किसके नाम सामने आएंगे ये पता नहीं है। तो इसलिए ये निजता का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और एक
निष्पक्ष जांच जब तक इसकी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। राज्यसभा में सांसद संसद सिंह ने शून्यकाल में पैगासस मामले को उठाने के लिए नोटिस दिया था, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत तुरंत पैगासस फोन हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार की तरफ से पैगासस को लेकर बयान जारी कर जासूसी में सरकार की भूमिका से इनकार कर दिया है। The publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. वैष्णव के बयान के बीच में ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। खबरों के मुताबिक वैष्णव का फोन भी हैक किया गया था, हालांकि तब वो मंत्री नहीं थे। दरअसल पैगासस प्रोजेक्ट यानी सॉफ्टवेयर के जरिए मीडिया कर्मियों, नेताओं, जजों की जासूसी का मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रेंच मीडिया कंपनी फॉरबिडेन स्टोरीज को मिले डेटा को दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों के साथ साझा किया गया। भारत की तरफ से न्यूज पोर्टल द वायर को आंकड़ों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें मोदी सरकार के 2 मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ सुरक्षा एजेंसी के पूर्व और वर्तमान प्रमुखों समेत 39 पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बेहद खास समारोह का खास पैनल मेरे साथ चर्चा में जुट रहा है। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ जुट रहे हैं बीजेपी से महेश वर्मा साहब, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट पल्लव सिसोदिया भी चर्चा का हिस्सा हैं, जेबी सिंह मेरे साथ हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर आईबी, और डॉक्टर निशेष शर्मा मेरे साथ जुट रहे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है, साइबर लॉ को अच्छे से समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत महेश जी आप ही से। महेश जी, असल में पैगासस सॉफ्टवेयर से करीब 300 से ज्यादा हस्तियों की जासूसी करने का ये बड़ा आरोप, सर ये चूक कैसे हो गई और इसको सरकार कैसे देख रही है? ये तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये आपको पता चलेगा कि इस तरह का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और हो हल्ला हंगामा करके आज कोरोना काल में पार्लियामेंट में जो कोरोना को लेकर और उससे उपजी विषम परिस्थितियों से पार पाने की जो हमारी कोशिश थी, उसको पलीता लगाने की जो ये कोशिश है, ये कोशिश भर है। क्योंकि ये इस तरह का हंगामा जो है, इस तरह का हथकंडा जो है, कांग्रेस का एक विरासत रही है। ये इतिहास गवाह है कि कांग्रेस इस तरह से करके कभी चंद्रशेखर की सरकार गिराई, कभी अभी हाल में ही राजस्थान में सचिन पायलट जी का क्या करवाया जा रहा था। इस तरह की बात को क्या इतना कह देना भर आपकी तरफ से काफी होगा? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को किसी तरह की जांच की संस्तुति करनी चाहिए? देखिए, जांच की संस्तुति की बात जहां तक है, उसमें आपको समझने की जरूरत है कि किसी का फोन टैपिंग नहीं हुआ है। किसी का फोन अगर हैकिंग हुआ है, आपका और मेरा भी हुआ है, तो उसका एक तौर तरीका है। कानूनी रूप से जो आपका अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते, आप उसका कंप्लेन करिए। सरकार उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है तुरंत करेगी। इससे कौन मना कर रहा है? आप मुझे बताइए कि चीख पुकार और कोहराम मचाने का जो ये काम कर रही है कांग्रेस, क्या फेसबुक का जो हाईजैक हुआ था, हैकिंग हुई थी, जो सारे डाटा 8 करोड़ से ज्यादा इंडियंस की निजता पे हमला हुआ था, तब इस देश के ये तमाम लोग कहाँ थे? तब ये देश में पार्लियामेंट में ये बात जब उठी थी, तब ये कहा, तब इनके ऊपर कहा, तब ये कौन आया था सामने? तो ये इस तरह की बात कहने वाले लोग जो है, महज अगर राजनीति के स्टंट खेल रहे हैं तो ये बहुत जल्दी महेश जी, लेकिन विदेश में बैठी कोई कंपनी भारतीयों के फोन हैक कर रही है, इसको लेके सरकार की तरफ से किसी तरह का संजीदगी भरा रवैया दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती है? नहीं घनश्याम जी, मेरे घर चोरी हुई है और आप चिल्ला रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप कह रहे हैं कि पेगासस, आप एक मीडिया रिपोर्ट आई है, उसके बारे में पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऑलरेडी सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है सरकार, तो और भी चीजें पूछ ले, और भी चीजें समझ ले।
पहले जानकारी तो ले ले कि पेगासस के साथ जो है भारत सरकार का क्या संबंध है। नहीं तो सरकार इसे उसके राष्ट्रीय बाद- सुरक्षा में सेंध की तरह ले रही है कि नहीं ले रही है? महेश जी ये बताइए। नहीं, हम क्यों हम इस बात पर आए अभी कि ये जो एक मीडिया रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे हम ये कह दें कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में होने की वजह से हमारी तमाम चीजें अब हाशिए पे चली गई है। ऐसा है क्या? ऐसी चीजों को हम कहीं तथ्यात्मक रूप से पेश कर रहे हैं क्या? या ठीक है। ऐसे तर्क हम दे रहे हैं क्या इस आरोप ठीक के है, पीछे? ठीक है, ठीक है। ये जेबी सिंह अहम साहब सवाल भी है। ठीक है, जेबी सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सिंह साहब कितना बड़ा नेक्सस है ये? और सर मैं ये भी समझना चाहता हूं कि कैसे पता चल पाएगा कि असल में किसने ये कराया, फोन हैकिंग हुई कि नहीं हुई, फोन टैपिंग हुई कि नहीं हुई, बाहर से किसी के तार इस पूरे मामले में जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? सर कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। जेबी सिंह साहब आप हैं मेरे साथ? शायद सिंह साहब तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप मुझको? हाँ बोलिए। सिंह साहब मैं यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये कितना बड़ा नेक्सस है, ये कैसे पता चल पाएगा, और किसने किसका फोन टैप कराया नहीं कराया, कहां बाहर बैठे की सारी चीजें रची गई, क्या एनओसो का हाथ है, पैक्सिस क्या है, ये सारी चीजों की तह तक पहुंचना कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है सर। इसके लिए तो एक कमीशन अपॉइंट होना चाहिए, और एक कमीशन का ये फर्ज बनता है कि उसकी पूरी थॉरो इंक्वायरी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा घातक चीज है, बहुत सीरियस चीज है। इस डेमोक्रेसी में इसको बर्दाश्त कभी नहीं किया जा सकता है। ये तो ऑटोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सबको बराबर का पावर होता है, बराबर का अधिकार होता है, तो उस अधिकार को यूटिलाइज होना चाहिए। उसके लिए कमीशन फॉर्म होनी चाहिए, और वो कमीशन इस चीज को पूरा जांच करे कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ इल्जाम लगाया, सरकार पर सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, या वास्तव में सही है ये? क्योंकि अपोजिशन पार्टी कभी कभी सिर्फ सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बाद में वो गलत निकलता है। इसलिए ये कमीशन के माध्यम से ही इसको प्रूव हो सकता है कि असलियत क्या है। इस तरह से इसको टालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है देश का, और इसमें सरकार को बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा, और इम्पार्शलिटी के वे में काम करना पड़ेगा, जो इसका एक ही उपाय है, कमीशन। ठीक है। पल्लव सिसोदिया भी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। पल्लव जी, क्या साइबर क्राइम के मौजूदा कानून इतने सक्षम है कि देश के बाहर बैठे दुश्मन या दोषी को गिरफ्त में लेकर उसे सजा दी जा सकती है? साइबर सेल के कन्विक्शन रेट भी कम चल रहा है, ऐसे में सर ये जांच कैसे होगी? कितने आशान्वित हो सकते हैं हम? कमीशन के जो मेंबर होंगे इम्पार्शियल होना चाहिए। सर पल्लव जी से सवाल है, पल्लव जी बोलिए। साइबर क्राइम आज आप बात कर रहे हैं एक पेगासस, इसके संदर्भ में कि लोगों के यहाँ पे फोन टैप हो रहे हैं, तो ये सर्वेलेंस कोई भी सरकार का हिस्सा हमेशा से होता आया है, चाहे वो टेलीफोन का सर्वेलेंस हो, चाहे वो आपके चिट्ठियों का सर्वेलेंस हो, चाहे वो ब्रिटिश जमाने में आपकी चिट्ठियों को खोल लेते थे जेल पुलिस अथॉरिटीज, तो और ये कोई आखिरी बार भी नहीं है। ये सर्वेलेंस तो हर सरकार का हिस्सा होता है। सवाल ये है कि अनऑथराइज जो सर्वेलेंस होती है, वो चाहे फोन की हो, चाहे आपके कंप्यूटर की हो, चाहे आपके किसी भी कम्युनिकेशन की हो, तो उसके लिए सबसे पहला सवाल तो ये कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि या कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो ये कह सके सर्वेलेंस होने से पहले कि नहीं, आप ये इन लोगों की या इन मुद्दों पर आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते। और उसके बाद में दूसरा सवाल है कि उस अथॉरिटी के पास में कोई ऐसा पावर है कि कोई गलत सर्वेलेंस करे या कोई सर्वेलेंस से बचना चाहे जो कि कानूनी तरीके से अलाउ कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तो जब हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा हम सर्वेलेंस को कंट्रोल कर सकें या सर्वेलेंस के इफेक्ट को या उसके परिणामों को हम निपट सकें, तब तक ये सब बातें जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं उठ सकती।
ठीक है, डॉक्टर निशेष भी मेरे साथ है। डॉक्टर निशेष, मैं अपने व्यूवर्स के लिए समझना चाहता हूं आपसे कि असल में पेगासस है क्या, और ये इजरायली स्पाईवेयर काम कैसे करता है, कितना खतरनाक है ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, और ये पेगासस सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें नेटवर्क इंजेक्शन अटैक किए जाते हैं। और नेटवर्क इंजेक्शन अटैक जो है वो सिंपल टर्म्स में एक मैलिशियस कोड है जो कि इंजेक्ट कर दिया नेटवर्क में, और जब वो इंजेक्ट कर दिया जाता है तो डाटा फैच कर लेता है, ले लेता है और अटैकर को दे देता है। और इसमें आपको कॉल भी आ सकती है, एसएमएस भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। और इसको अगर आप ये पूछें कि भाई कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंट भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है, या फिर इस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है कि आप उसे वैलिडेट करिए कि वो वेल नोन है सोर्स आपका या नहीं है। जैसे मैंने आपकी कॉल ले ली उपाध्याय जी, क्योंकि मैं आई काउंट इट एज सोर्स, तो आप ऐसी अननोन कॉल्स ना रिसीव करें। लेकिन जब ये मैलिशियस कोड अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि इसमें वो अगर आप नहीं भी पिकअप कॉल करते हैं तब भी वो आपको हैक कर सकता है। अच्छा, उस लेवल तक एडवांसमेंट आ चुका है। तो उसमें ये है कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोविजंस हैं, सेक्शन 43 और 66B, जो डिटेल में जाते हैं हैकिंग के ऊपर। और उसमें वो अगर आप बिना अथॉरिटी के किसी का डाटा उठाते हैं तो वो इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन, और उसमें पनिशमेंट भी है, कंपनसेशन का भी प्रोविजन है, जिसमें मैक्सिमम कैप 1 करोड़ तक रखी हुई है आईटीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। 66B में इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की, और 66B कहता है कि इट इज पनिशमेंट फॉर रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और इंफॉर्मेशन। तो अगर आप स्टील करते हैं, हैक करते हैं, तो उसमें पनिशमेंट है, प्रोविजन है। तो इसमें अब ये है कि भाई हाउ टू प्रोसीड। अब इंडियन गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड ये है कि देयर इज नो कंक्रीट बेसिस और ट्रुथ एसोसिएटेड विद इट व्हाटसोएवर, इसमें कोई बेसिस ही नहीं है। और एनएसओ जो इजरायली कंपनी है, उनका ये स्टैंड है कि हमने तो जी पब्लिकली एक्सेसिबल डाटा उठाया है, जिसको वो HLR लुकअप सर्विस कहते हैं, और HLR लुकअप सर्विसेज का डाटा पब्लिक डोमेन में है। तो हमने तो पब्लिक डोमेन का, अगर आपके इम्पोर्टेंट पर्सन है या नहीं है उसका पब्लिक डोमेन में है, तो हमने तो पब्लिक सर्विस जो पब्लिक डोमेन में चीज है वो उठाई है, उसमें हमारा नेक्सस कहाँ आ गया। तो अब आप देखिए, इसमें अब ये है कि जब इंडिविजुअल की बात हो रही है, विच एवर प्रोफेशन द पर्सन बिलोंग्स टू, किसी भी प्रोफेशन व्यवसाय का है, तो वो इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है साइबर क्राइम सेल को। और यहाँ पे उपाध्याय जी गौर करने वाली बात यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं हैकिंग के लिए, तो उसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप इंडिविजुअली, जैसे मैं अगर आपसे सेलफोन पे बात कर रहा हूँ और ये एप्पल का है, तो एप्पल का सेलफोन ले जाके मैं साइबर क्राइम सेल में पुटअप कर सकता हूँ, और वहां पे मेरे सेलफोन को की जांच के बाद ये एस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ भाई ये हैकिंग हुई है इसमें, और अकॉर्डिंगली प्रोसीड हो सकता है। तो वो जैसा अभी आपके पैनल पे भी किसी ने कहा कि साइबर क्राइम सेल को आप अप्रोच कीजिए और अपना जो भी है इंफॉर्मेशन वो दीजिए, और अगर आपको किसी पे शक है तो वो लिस्ट दीजिए, आप अपना सॉफ्ट कॉपी दीजिए, आप अपना फोन जो है उसमें जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स आते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कि हैकिंग हुई है, वो आप दीजिए। तो व्हेन द ऑफेंस इज एस्टैब्लिश, तो अकॉर्डिंगली उसका पनिशमेंट भी तय है। देखिए डॉक्टर निशेष, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट भी क्या इससे सेफ नहीं है? क्या इसका हस्तक्षेप वहां तक भी है? क्या व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो एप्स हैं उनको भी इसकी जद में हम समझ सकते हैं? बिल्कुल जी, व्हाट्सएप ने तो मेरे ख्याल से केस भी फाइल किया हुआ है पेगासस के ऊपर, एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो वो अब इट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दैट केस, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन द आंसर इज यस। इवन एंड टू एंड सो कॉल्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नॉट सेफ, वो भी सेफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। महेश जी भी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। महेश जी, किसी विदेशी कंपनी का देश में रह रहे लोगों की जासूसी करने को हम ऐसा क्यों ना समझे कि देश के खिलाफ ये तो युद्ध जैसी स्थिति है? हमारे देश के लोगों की जासूसी अगर कोई बाहर की कंपनी कर रही है और हमारी सरकार को पता तक नहीं है, इल्म तक नहीं है, सर ये तो बड़ी कवायद है फिर बाहर की तरफ से।
महेश जी, ऑडिबल हूं मैं? नहीं, आपका पूरा सवाल मैं सुन नहीं सका, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा। लेकिन जो आपका आशय है, जो आज का डिबेट है आपका, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एक ही कंसर्न है कि भाई अगर इस तरह की कोई बात सामने आई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि देश के प्रोमिनेंट लोगों का जासूसी किया जा रहा है या जासूसी कराई गई, लेकिन सवाल उठता है कि ये जासूसी शब्द आया कहां से? ये खबर ये है, जो मीडिया में रिपोर्ट आई है कि एक इजराइल की जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करती है अपनी खुफिया जानकारी के लिए, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया है कि ये 300 से ज्यादा लोगों को फोन का कोई हैकिंग हुई है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। ये आरोप, ये एलिगेशन है, ये अस्पष्टता, ये तथ्यात्मक चीज नहीं है। तो यही तो जांच के बाद स्पष्ट होगा ना, इसलिए तो जांच की मांग की जा रही है। उसी बात का हम यही कह रहे हैं, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो कहता है कि भाई मेरा कोई हैकिंग हुई है, कोई उसके डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए देश का कानून है और उसके तहत वो कंप्लेन फाइल करे। इसके लिए इतना हो हल्ला हंगामा, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोग ही हो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लोग भी हैं। आपने कहा कि हमारे वर्तमान जो अभी आईटी मिनिस्टर है उनका भी नाम है, तो हर आदमी उसमें पीड़ित है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया उसका राइट्स है कि वो कंप्लेन फाइल करें अगर कोई ऐसी चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि घनश्याम जी लेकिन ये देखिए सर, लेकिन ये जासूसी अगर देश में किसी एजेंसी के जरिए, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए होती तो समझ में आ जाता। सर, बाहर के देश का हस्तक्षेप होना आपको नहीं लगता राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध भी है? नहीं सर, मैं कह रहा हूं, फिर अभी इसको करेक्ट कर लीजिए कि जासूसी जो नाम आप दे रहे हैं, हैकिंग और जासूसी में बुनियादी फर्क होता है। जासूसी को अगर आप वेल डिफाइन करेंगे तो वो तो एक क्राइम है, बहुत हीनियस क्राइम हो गया। हैकिंग जो है किसी के डाटाज को आप हैक करके उसको देख रहे हैं डिजिटली, आप उस चीज को कहीं उसको ब्लॉक कर रहे हैं या कहीं उसको आपने ब्लॉक कर दिया उसके फोन को, उसको कोई भी उसका कम्युनिकेशन आपने अवरोध कर दिया। तो ये सब चीजें जो है हैकर करते रहते हैं। हमारे आपके साथ भी ये रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। बिल्कुल नहीं सर, रोजमर्रा से मत तोलिए महेश जी। मैं वही कह रहा हूं कि इतने हल्के में इस मामले को आप कैसे ले सकते हैं? सर, इजराइल की एक कंपनी अगर इस तरह से रिएक्ट करती है, देश के प्रोमिनेंट लोगों की जासूसी करती है, तो आप उसको रोजमर्रा वाली हैकिंग से कैसे जोड़ सकते हैं सर? सरकार को सभी तरह के इंफॉर्मेशन देने के लिए जासूसी की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में तथाकथित 300 लोगों का जो नाम सामने आ रहा है, उनकी जासूसी की गई, उनके फोन हैक किए गए, उनके डेटा की जानकारी ली गई। और इसी तमाम मसले पर बात करने के लिए बेहद खासा मन लगातार मेरे साथ बने हुए जेबी सिंह साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईबी के। जेबी सिंह साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए सर। बोलिए ना, आपसे पूछ रहा जासूसी पे। हाँ, जेबी सिंह साहब, ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे ना, वही बात बोलिए, क्या कह रहे थे? देश की सुरक्षा के लिए आईबी जो है तो देश की सुरक्षा के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जासूसी किया जाता है, देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, सरकार को खबर दी जाती है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर गलत काम हो रहा है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है। ये सरकार को मदद करने के लिए जासूसी की जाती है। ये भी जासूसी होता है। जासूसी होता है दूसरे के लिए एक निरर्थक वर्ड होता है, वो दूसरा चीज है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि जासूसी जो है हमेशा गलत होता है। गलत नहीं होता है, देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, सरकार को सभी तरह के इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, तो भी जासूसी नहीं कहते हैं, लेकिन उसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जासूसी का मतलब हमेशा गलत मायनों में नहीं लेना चाहिए। और पेगासस भी ये कहता है कि हम आतंकवाद से और बाकी चीजों से लड़ने के लिए इस तरह की जासूसी करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहां पे मामला कुछ और दिखाई देता है, जिसको लेकर असल में बहस की जा रही है। पल्लव जी भी हमारे साथ है। पल्लव जी, जांच के लिए जेपीसी या फिर कोर्ट की देखरेख में की गई जांच कितनी इंपैक्टफुल हो सकती है सर, अगर इस तरह की जांच की संस्तुति की जाती है? देखिए, हमारा पास्ट में भी जेपीसी का जो अनुभव है उससे हमेशा ये होता है कि कोई भी मुद्दा जेपीसी के पास जाता है, जैसे पहले हर्षद मेहता के टाइम में एक जेपीसी की हुई थी,
तो वो मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है। सरकार का जो भी नैरेटिव होता है, सरकार अपने उस पर चलती है और विपक्ष वाले सरकार को सिर्फ घेरने के अलावा, तो उसमें ये मुद्दे, इसमें जेपीसी की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। इसमें जरूरत है एक परमानेंट ऐसे मैकेनिज्म जिसके द्वारा, जैसे मान लीजिए मेरा फोन हैक हुआ है, तो मेरे पास में आज शिकायत करने के लिए, अब आप देखिए, मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा फोन हैक हुआ है? मैं ये कैसे बताऊंगा कि सरकार के कहने पे हुआ है? और मैं ये कैसे बताऊंगा कि मेरे को इससे ये नुकसान हुआ है? तो ये चीजें जब तक एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म ना हो तब तक, क्योंकि ये पास्ट में क्या हुआ अब वो उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं रही, पर ये फ्यूचर में ऐसा ना हो, किसी की प्राइवेसी पे इस तरह से अटैक ना हो, या गैर कानूनी तरीके से या बिना नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज पे आपकी फोन की हैकिंग वगैरह हो जाए, ऐसा ना हो। तो इसके लिए जब तक हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं होगा, जिसकी की क्रेडिबिलिटी एक आम जनता में हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी एक सरकार में हो, या जो कि सरकार को एक चेक में रख सके, तो और सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि एक लीडर या दो लीडर, सरकार में तरह तरह के बाशिंदे होते हैं। एक लो लेवल का पुलिस अधिकारी अपने पावर को यूज करने के लिए अपने किसी दुश्मन की फोन की हैकिंग कर सकता है। तो जब तक हम इसके लिए एक मैकेनिज्म नहीं डेवलप करते हैं, तब तक ये सब बातें जो है सिवाय राजनीतिकरण और एक टीवी स्टूडियो की बहस के अलावा इससे कुछ नहीं आना जाना। ठीक है, तो डॉक्टर निशेष, असल में जो नेटवर्क इंजेक्शन अटैक के जरिए पेगासस सॉफ्टवेयर को क्या दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है? आप किसी और देश में हैं और जो आपका सिस्टम है वो कहीं और इंस्टॉल है, आप वहां से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या ऐसे अटैक देश में भी किए गए थे? ये कैसे पता चलेगा? जी आंसर इज यस, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एसएमएस जो कि आप कहीं से भी भेज सकते हैं, फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, एंड द मोमेंट द रिसीवर द रेसिपिएंट एक्सेसेस करेगा तो उसका हैक हो सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात वही है कि डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा रहते हैं जब भी आप हैकिंग करते हैं। तो इसमें चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव हो जाए या इंडिविजुअल उसमें कंप्लेंट फाइल करे, बात वही है कि जो सामने डाटा आया है कि 10 इंडियंस के सेल फोन हैक हुए हैं, तो उसमें द प्रोसेस जो है वो इट विल रिमेन द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल का आईफोन यूज करता हूँ, ठीक है, तो एप्पल का जो आईफोन है, अगर ये मेरा हैक हो रहा है तो इसकी SQLite डाटाबेस फाइल्स होती हैं, जिनको हम डाटा यूसेज SQLite और नेट यूसेज SQLite कहते हैं, जो कि स्टोर होती हैं डिवाइस में, विच कैन बी एग्जामिन्ड, जिनका एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसमें अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, जो कि इसका ओनली सॉल्यूशन मुझे नजर आता है, विच इज गोइंग टुवर्ड, चाहे आप एक कमिटी बनाएं या जो भी बनाएं, उसमें क्योंकि ये एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, इसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंडिविजुअल को अपना हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, और अलॉन्ग विद द रूटीन अपना नेम, एड्रेस, ईमेल और टेलीफोन नंबर के साथ जिसका डाटा हैक हुआ है, और उसकी सर्वर लॉग फाइल्स पुट अप होंगी, जो कि शो करेंगी उसके डे टू डे बेसिस की उस कंप्यूटर पे, उस आईफोन पे या एंड्रॉइड फोन पे डे टू डे एक्टिविटी। ओके। और उसके साथ उसकी हार्ड कॉपी, जो कि सेल फोन हो सकता है या कंप्यूटर डिवाइस हो सकती है, और सॉफ्ट कॉपी अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द इन्फेक्टेड मटेरियल। और उसके साथ जो ओरिजिनल वेब पेजेस की कॉपी है वो पुटअप होती है, और जो इन्फेक्ट हुए हैं वेब पेजेस, उनकी कॉपी पुटअप होती है। मतलब ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये टेक्निकल प्रोसेस हमें समझनी पड़ेगी। जैसा किसी ने कहा, ओनली रेजिंग द वॉइस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो वो यही है कि आपको ये सारे रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, आपको सारी डिटेल देनी पड़ेंगी कंट्रोल मैकेनिज्म की, जो कंप्लेनेंट बता। बीजेपी से महेश वर्मा जी भी है। महेश जी, असल में अपोजिशन ये भी कह रहा है कि आप तो प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन होने लगा। तो पेगासस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जासूसी हो रही है, किस तरीके से 300 जो नाम बताए गए हैं तथाकथित तौर पे उनकी
जहां जासूसी हुई, उनके फोन हैक कर लिए गए। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो महेश जी, प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन की जगह प्राइवेट डेटा कलेक्शन होने लगा है। अपोजिशन ये नैरेटिव सेट कर रहा है आपके खिलाफ। देखिए, अपोजिशन का जो अभी जो सोच है, समझ है, या जो ये राजनीतिक हथकंडा है, ये इसको मैं राजनीतिक हथकंडा इसलिए करार देता हूँ कि आखिर में जो हमारे डॉक्टर नीतीश शर्मा साहब या देश का कानून जो कहता है, जो कि मैं शुरुआती दौर में आपसे निवेदन किया कि अगर आप पीड़ित हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो देश में कानून है। इवन कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसके वजह से, बाहरी तत्व की वजह से या इस तरह के कोई सर्विलेंस से या हैकिंग से अगर कोई नुकसान हुआ, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का भी स्टेट की जिम्मेवारी है। ये कानून में है। अब सवाल यह है कि आप जेपीसी बैठा लो, इसमें सीबीआई बैठा लो, कमीशन बैठा लो, लेकिन आपके पास एविडेंस है कहाँ? ये एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है। अब ये मीडिया रिपोर्ट किस बेसिस पे है? किसने उस मीडिया को रिपोर्ट किया? महेश जी, किसने लेकिन ये आपको फिट नहीं किया? लगता निजता के अधिकार के उल्लंघन से बढ़ के देश की सुरक्षा में चूक, हम इस मसले को ऐसे क्यों ना समझे सर? थोड़ा दायरा बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? घनश्याम जी, मैं दायरा बढ़ा के ही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी तो किस चीज की जांच करेगी? किस चीज का केस मुकदमा दायर होगा? एविडेंस कहाँ होगा? ये हवा बिना सिर पैर के इस देश में राफेल का आपने हश्र देखा? इस देश के एक पार्टी के नेता को माफी मांगनी पड़ी देश से। तो सवाल है कि इस तरह के चीजों को एक हथकंडे के, राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना, और वो भी इस कोरोना काल में, जब देश में कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, देश को इस विपदा से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, विपक्ष को उस पर फोकस करना चाहिए कि भाई किस तरह से हम वैक्सीन में आगे बढ़े, किस तरह से हम देश की जो आर्थिक प्रगति है उसके बारे में सोचे, उसके बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव हम राय दें। बजाय ये करने के बजाय एक ऐसा मतलब आलाप और प्रलाप और विलाप करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे खुद अपने गिरेबान में झांके देखो ना, फेसबुक पे आपने क्या किया? 8 करोड़ लोगों की निजता का हनन नहीं हुआ, और उसके लिए एकमात्र कौन जिम्मेवार है? और फेसबुक ने किसका नाम लिया था? राहुल गांधी जी का। क्या हो गया? ये किस तरह के लोग हैं? आप अभी महेश जी, सचिन पायलट, अगर कुछ है ही नहीं तो फिर ये रिपोर्ट कहां से आई? 300 लोगों के नामों की चर्चा कैसे हुई? आपके मंत्रियों के नाम कैसे आए सामने? अगर कुछ है ही नहीं, हवा में सब कुछ है क्या फिर? सर वही तो मैं कह रहा हूं आपको, ये क्रिएशन है। किसकी? जो रह के, वही तो कह रहा हूं कि इसको हमारे गृह मंत्री जी ने, या जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जो बात रखी पार्लियामेंट में, वो बड़ी संजीदगी के साथ रखी, जिम्मेवारी के साथ रखी, और उसमें एक ही बात थी कि ये किसी साजिशन जो है इस देश को एक तरह से आज के डेट में फंसाने की कोशिश है, ताकि हम जो है इन सब चीजों में पड़ के, और जो हमारा मेन काम है आज कोरोना काल से बचना, लोगों की जान माल की सुरक्षा को के लिए उनकी दुश्वारियों के कम करने की कोशिश करना, उस सारी कोशिशों पे पानी फेरना। अब इनको ये लग रहा है विपक्ष को कि भाई हम जो है किसी तरह से इस मामले में फेल हो गए, कि ये तो 50 करोड़ से ऊपर जो है इसी महीने वैक्सीन कर देंगे, लोगों की जान माल सुनिश्चित कर देंगे, ये सरकार लोगों की हित में काम करने में सफल रही। अब इनको बौखलाहट ये है कि भाई अब तो जो हमारे चांसेस है उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात या कहीं और, वो भी ये खत्म हो गए। तो ये इस तरह की चीजों को अपनाना, ये देश का अपमान है। अगर ये विपक्षियों की कॉन्स्पिरेसी है, अगर ये उनका षड्यंत्र है, तो फिर आपके मंत्रियों का नाम उस लिस्ट में कैसे आ जाएगा? आपके मंत्रियों का नाम डालने की गलती तो नहीं कर सकते ना वो? सर मैं षड्यंत्र का जो स्वरूप आपको बताने का मैं अभी भी इतनी देर में बोला घनश्याम जी, आप उसको स्वरूप को समझने की कोशिश करिए कि वो षड्यंत्र का स्वरूप ये है कि हमारे मंत्री के, मैंने कहा ना कि हमारे मंत्री का अगर कोई हैकिंग हुआ है, साइट कुछ हुआ है, तो वो कंप्लेन करेंगे। उनके बारे में ये राग अलाप रहे हैं, ये प्रलाप कर रहे हैं, ये विलाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कमीशन ले आओ, कमिटी ले आओ, पार्लियामेंट को छन्न भिन्न कर दो, ताकि ऐसा लगे। अब तो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश
और अरुणाचल में सरकार जो है इसी वजह से गिरी है। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी अमेठी में इसी वजह से हार गए। अब बताओ यार, ये क्या मतलब होता है? ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं ये कोरी कल्पना है, और जिसको अगर पीड़ा है तो फिर वो सामने आके अपनी बात को आगे बढ़ाए। ठीक है, पल्लव जी भी मेरे साथ, ठीक है, पल्लव जी मेरे साथ हैं। पल्लव जी, अगर दोषी कोई विदेशी सरजमीन पे हो और उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में पाई जाए तो भारतीय कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है या संधि है आरोपियों पे कार्रवाई के लिए? सर देखिए, ऐसे क्रिमिनल लॉ में जब तक आप अपराधी को अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं लाते हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो और ये जो मुद्दे हैं, ये कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। ये जो पेगासस का जो मामला आया है, दिस वाज टेकन अप बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी और दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लड़ाई जो है एक व्यवस्था की लड़ाई कि आपके पास में ऐसा क्या सिस्टम है या क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि इस तरह की अटैक ऑन प्राइवेसी इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ना हो सके। तो ये जब तक अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बाहर वालों ने क्या क्राइम करा है। मेरे को ये अभी तक समझ में नहीं आया इस पूरे मुद्दे में कि बाहर वालों ने क्राइम क्या करा है। अभी तो NSSO जो कि एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जिसको कि भारत सरकार ने खरीदा था। और अभी तक तो ये दावा है कि जो भी हैकिंग हुई है या जो भी सर्वेलेंस हुई है वो ऑथराइज पर्पसेस के लिए हुई है। तो अब इसमें क्राइम बाहर वालों का क्या है, ये अभी तक मेरे को तो समझ में आया नहीं है। पर अगर कोई क्राइम कोई करता है बाहर, तो जब तक आप अपराधी को हिंदुस्तान के जुरिस्डिक्शन में नहीं लाते तब तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। या आप एब्सेंस में कार्रवाई करेंगे तो आपको उसको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि आप उस अपराधी को जो आप हिंदुस्तान नहीं ला सकते तो उसको आप सजा कैसे देंगे? ठीक है, तो निजता से ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत समझने का प्रयास है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए। आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़ी, अपनी राय रखी। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।